हेलो डिफेंस लवर्स, आज के टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। गलवान घाटी के बाद हॉट स्प्रिंग और गोग्रा में भी दिखी डिसंगेजमेंट की प्रोसेस। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच भारत और फिलीपींस में जल्द होगी ब्रह्मोस मिसाइल की डील। HAL का HJD-36 सितारा फिर से तैयार है अपने स्पिन ट्रायल्स के लिए। पीओके में चाइना के साथ साइन किया पाकिस्तान ने एक नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और चीन और नेपाल के बीच आयोजित हुई एक सीक्रेट मीटिंग। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के बाद अब हॉट स्प्रिंग के फेस ऑफ साइड से भी चाइनीज मिलिट्री ने अपने सारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के साथ साथ ऑलमोस्ट अपने सारे ट्रूप्स को पीछे हटा लिया है। और जो डिसंगेजमेंट की प्रोसेस है ये सोमवार को पैंगोंग त्सू के फिंगर एरियाज गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और गोग्रा में शुरू हुई थी। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक चाइनीज ट्रूप्स पूरी तरीके से पीछे हट गए हैं। और आने वाले कुछ दिनों में इंडियन आर्मी एक डिटेल्ड वेरिफिकेशन करेगी जिसमें इस बात की जांच होगी कि ये डिसंगेजमेंट प्रोसेस को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि कल तक गोग्रा के पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर भी ये डिसंगेजमेंट की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। और पिछले 8 सप्ताह में जो ये गोग्रा और हॉट स्प्रिंग वाले एरियाज हैं ये वो महत्वपूर्ण फ्रिक्शन पॉइंट है जहाँ पे दोनों देशों की आर्मीज के बीच तनाव सबसे ज्यादा था। और डिसंगेजमेंट का पहला फेज पूरा होने के बाद फिर इस सप्ताह के अंत तक दोनों देशों के बीच एक और मिलिट्री लेवल की बातचीत हो सकती है। और फिंगर 4 और फिंगर 5 पर भी चाइना ने अपने ट्रूप्स की संख्या को कम किया है। और साथ ही गोग्रा में इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच एक बफर जोन भी बनाया गया है और फिलहाल इन बफर जोन्स में कहीं से भी पेट्रोलिंग नहीं की जा रही है। और जबकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक कि डिप्लोमेटिक एफर्ट के साथ ये सारा मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक इन बफर जोन्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP और चाइनीज बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट यानी कि BDR को देनी चाहिए। यानी कि उनके मुताबिक इनको मैनेज करने के लिए पुलिस फोर्सेस को शामिल करना चाहिए बिना आर्मीज को इन्वॉल्व किए बिना, क्योंकि जो आर्मी है वो कॉम्बैट के लिए ट्रेंड और गेट की गई होती है, ना कि किसी पुलिसिंग जॉब के लिए। और जबकि इसके अलावा भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर और कंटेम्प्रेरी चाइनीज स्टडीज के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री सेंटर के प्रमुख रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड SL नरसिम्हा का भी कहना है कि LAC पर चाइनीज आर्मी द्वारा जो भी डिसंगेजमेंट की प्रोसेस की जा रही है इस बॉर्डर क्राइसिस के किसी भी समाधान पर कोई भी निष्कर्ष निकाले जाने से पहले उनकी डिसंगेजमेंट प्रोसेस को पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाना चाहिए। और एक प्रॉपर वेरिफिकेशन और ये सुनिश्चित किए जाने के साथ कि जो दोनों पक्षों के बीच जिन कंडीशंस पर सहमति बनी है उनके अनुसार ये डिसंगेजमेंट हुई है या नहीं। टॉप सोर्सेज के मुताबिक 2020 के तीसरे क्वार्टर तक यानी कि जुलाई से 30 सितंबर के बीच में फिलीपींस ब्रह्मोस ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल की 2 बैटरीज के लिए भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। हालांकि पहले जो रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट 2020 के दूसरे क्वार्टर में साइन होना था, लेकिन चाइनीज वायरस के चलते अब इसको तीसरे क्वार्टर में साइन किया जा सकता है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि DRDO ने मिलिट्री एयर सिस्टम एंड एयरबोर्न स्टोर्स के डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पॉलिसी में बदलाव किए हैं। और इस पॉलिसी में बदलाव करीब 18 साल बाद किए गए हैं। मिलिट्री एयरवर्दिनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत एयरक्राफ्ट और एविएशन सिस्टम की डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मॉडिफिकेशन, लाइसेंस प्रोडक्शन और इंडिजनाइजेशन यानी कि स्वदेशीकरण के कुछ नए प्रोसीजर्स को सेट किया है। और बाकी HAL के HJD-36 सितारा इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर को लेकर भी एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ये एयरक्राफ्ट इस महीने अपने महत्वपूर्ण स्पिन ट्रायल्स को फिर से शुरू करेगा। और जो इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर प्रोग्राम है ये पहले अपने स्पिन ट्रायल्स में फेल हो गया था जिसके कारण ये प्रोग्राम रोकना पड़ा था। लेकिन लाइफ इज डिफेंस के साथ इंटरव्यू के दौरान HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर R माधवन ने बताया कि हमने इस इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट में कभी हार नहीं मानी और इसके परिणाम स्वरूप हमने इसमें इम्प्रूवमेंट किए और अब ये फिर से अपने स्पिन ट्रायल्स के लिए तैयार है। और हमने इसकी स्पिन कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए इसके एयरफ्रेम में बदलाव किए हैं और हमें अब स्पिन पैराशूट का इंतजार है ताकि हम इसके नए बदलाव के साथ इसकी टेस्टिंग शुरू कर सकें। और जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा और तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है जिसमें पाकिस्तान ने मोटार्स और अन्य वेपन्स की मदद से फायरिंग की है। और पाकिस्तान के इस फायरिंग में 2 सिविलियंस के घायल होने की खबर है। और जवाबी कार्रवाई में इंडियन आर्मी की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है जिसमें पाकिस्तान को एक भारी नुकसान होने की खबर है। लेकिन इसके साथ एक दुखद खबर ये भी है कि कल 7 जुलाई को जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में जो ऑपरेशन गोसू लॉन्च किया गया था जिसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर थी, तो इसी ऑपरेशन में इंडियन आर्मी के नायक राजविंदर सिंह भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वीर योद्धा की आत्मा को शांति मिले। और जबकि इसी बीच इंटेलिजेंस की तरफ से जानकारी जारी की गई है कि आतंकी बुधवार यानी कि 8 जुलाई और सोमवार यानी कि 13 जुलाई को घाटी में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। और इसके साथ सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को चेतावनी दी गई है कि वे इन 2 दिनों में घाटी में किसी भी तरह की कॉन्वॉय मूवमेंट ना करें और साथ ही एहतियात बरतें।
और ये भी कहा गया है कि इस दौरान कोई भी प्रशासनिक गाड़ी भी घाटी में ना निकले। बाकी सेना और अर्धसैनिक बलों को भी मूवमेंट ना करने के लिए कहा गया है। और सुरक्षा कारणों के चलते बुधवार को इंडियन आर्मी ने अपने सभी पर्सनल्स को करीब 89 ऐप्स को डिलीट करने के लिए कहा है और इनमें सोशल मीडिया से लेकर ई-कॉमर्स और डेटिंग ऐप्स भी शामिल हैं। लेकिन जो मुख्य ऐप्स हैं उनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, songs.pk, वीचैट, हाइक, टिकटॉक, लाइकी, शेयरिट, ट्रू कॉलर, पबजी और टिंडर जैसी ऐप शामिल हैं। और ये कदम खास तौर पर इसलिए उठाया गया है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भारत के साथ एक 2 फ्रंट साइबर वॉर में हैं और ऐसा पाया गया है कि इन ऐप्स के जरिए दुश्मन देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज आर्मी पर्सनल्स को अपने जाल में फंसाती हैं। और ये बात आपको भी मालूम होनी चाहिए कि फिलहाल अभी हम दोनों देश और खास करके चाइना के साथ एक साइबर वॉर की स्टेज में हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी को निकट भविष्य में फिलहाल किसी भी तरह की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी न दिए जाने की उम्मीद है क्योंकि आईटीबीपी ट्रूप्स को फिलहाल एलएसी पर तैनात किया जा रहा है। और इस रिपोर्ट्स हैं कि एलएसी पर आईटीबीपी की करीब 60 और कंपनीज तैनात की जाएंगी। और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सोर्सेज का कहना है कि आईटीबीपी फोर्स को गृह मंत्रालय से कम 9 और फ्रेश बटालियंस को स्थापित करने की मंजूरी भी मिल सकती है। और जो आईटीबीपी के 60 कंपनीज एलएसी की तरफ तैनात की जाएंगी वो चीन के साथ लगे लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के फ्रंटल एरियाज पर तैनात होंगी। और जबकि एलएसी पर इंडियन आर्मी द्वारा BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को भी एक बड़ी संख्या में तैनात किए जाने की रिपोर्ट है। और इसके अलावा फिलीपींस डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई है कि भारत ने साउथ चाइना सी में भी नेविगेशन एक्टिविटीज को आयोजित करने की अपनी इच्छा जाहिर की है क्योंकि साउथ चाइना सी में भी चाइना अपने एग्रेशन को काफी तेजी से बढ़ा रहा है। और हमारे ओपिनियन में भारत को फिलीपींस के साथ साथ वियतनाम पर भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि वियतनाम चाइना के सबसे बड़े राइवल्स में से एक है। NIA ने पुलवामा आतंकी हमले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है बिलाल अहमद कूचे और ये इस मामले की 7वीं गिरफ्तारी है। और इस व्यक्ति पर आरोप है कि इसने पुलवामा आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की लॉजिस्टिक सपोर्ट में मदद की थी। और इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान और चाइनीज कंपनी के बीच एक हाइड्रो पावर डील साइन की गई है और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में झेलम नदी पर बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की जो कीमत है वो करीब $60 बिलियन है और इसकी 2026 तक पूरी होने की बात कही गई है। हालांकि भारत, चाइना और पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट के शुरू से ही खिलाफ है। और इसके अलावा अभी हाल ही में चाइनीज एम्बेसडर हु यंकी ने नेपाल के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनमें नेपाल की प्रेसिडेंट विद्या भंडारी और सीनियर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माधव कुमार के साथ एक सीक्रेट मीटिंग आयोजित की थी। और इस मीटिंग को सीक्रेट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जानकारी ना तो नेपाल के विदेश मंत्रालय को दी गई है और न ही इस मीटिंग में जिस चीज पर बात हुई है उसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड रखा गया है। हालांकि नेपाली मीडिया का अनुमान है कि इस मीटिंग में हिमालय रीजन में चल रही राजनीतिक अशांति के बारे में विचार विमर्श किया गया था और चाइनीज एम्बेसडर ने वॉरिंग पार्टीज को शांति बनाए रखने के लिए आग्रह किया था। लेकिन अगर ऐसा सच में है तो फिर नेपाल के विदेश मंत्रालय को इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई? और ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि चीन किस तरीके से नेपाल की राजनीति में अपना हस्तक्षेप कर रहा है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।